हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ा है ना। आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को जो है सीखेंगे है ना। तो इसमें क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल ऑन द सेल रिएक्शन है ना। तो किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी सेल रिएक्शन हो रहा है, उस सेल रिएक्शन में अगर हम अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उसके सेल रिएक्शन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे। मान लिया कि मैंने एक सेल लिया है ना, एनोड है कैथोड है, दोनों को आपस में जोड़ दिया है ना। इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। अब इसका जो पोटेंशियल है उससे कम एक्सटर्नल वोल्टेज जब हम इस पे अप्लाई किए, यानी कि इसमें सेल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है 1.1 वोल्ट, और इससे कम एक्सटर्नल पोटेंशियल इसमें हम अप्लाई किए, मतलब इस सेल को जो है बाहर से एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जो है जोड़ दिए हैं ना, बाहर से एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिए है ना, जिसका वोल्टेज क्या है तो 1.1 वोल्ट से कम है। ऐसा करने पे जो है इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो होता है क्या है कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज सेल पोटेंशियल से कम होता है, तो ये जो सेल होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ बिहेव करता है। मतलब कि इस एक्सटर्नल वोल्टेज का जो है इसके सेल रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये स्पॉन्टेनियसली जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल प्रोसेस होने के दर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और इससे जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करता है, और जो करंट है कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करता है ना। तो इस तरह से केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक। तो जब भी 1.1 वोल्ट से कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है 1.1 वोल्ट से कम होता है, तो इसका जो एक्सटर्नल वोल्टेज का इसके सेल रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। इसमें स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक। मगर अगर इसी में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है 1.1 वोल्ट के बराबर हो, यानी कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किए वो 1.1 वोल्ट के बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो है इसका जो पोटेंशियल बाहर से अप्लाई कर रहे हैं और जो सेल का पोटेंशियल है दोनों बराबर हो गया। इसके चलते इसके सेल रिएक्शन में जो है, इसका जो सेल रिएक्शन है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसमें कोई सेल रिएक्शन नहीं होता है, और जब कोई सेल रिएक्शन नहीं होता है तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो नहीं होता है और करंट भी जनरेट नहीं होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया है ना, कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज जो है सेल पोटेंशियल के बराबर होगा तो क्या होगा, और अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है सेल पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो क्या होता है। तो जब भी एक्सटर्नल वोल्टेज सेल पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, तो ये जो सेल हम लोग देख रहे हैं ना, वो सेल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ बिहेव करता है। इससे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है ना। मगर जैसे ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो ये जो सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग पढ़े हैं ना, जिसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो इसमें रिएक्शन जो होता है सब रिवर्स हो जाता है। वहाँ पे जो एनोड रहता है, यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाता है कैथोड, और यहाँ पे जो कैथोड है यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है। माने कि इस रिएक्शन इसका जो एनोड कैथोड जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, एनोड हो गया ये, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है कहाँ से किधर होता है, तो एनोड से कैथोड की ओर होता है। मतलब यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर से जिंक की ओर होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, तो जिंक से कॉपर की ओर होता है। तो प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक। तो ये हम लोग तीनों में डिफरेंस देखते हैं। एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर जो है 1.1 जो सेल पोटेंशियल से क्या हो, कम हो, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ बिहेव करता है। और एक्सटर्नल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल दोनों बराबर हो तो ये क्या होता है, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करता है। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए तो ये क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ बिहेव करता है, और इसमें जो भी प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था इसमें है ना। अब इतना जो हम लोग पढ़े हैं इसका मेन समरी क्या है, समरी ये है कि
जो है क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द सेल इज़ ग्रेटर दैन सेल पोटेंशियल, है ना। एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं वो सेल पोटेंशियल से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो सेल जो होता है कैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। और वही क्या है, व्हाट हैपन व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज लेस दैन सेल पोटेंशियल। अगर सेल पोटेंशियल से कम हो जाए तो उस कंडीशन में कैसा बिहेव करता है, तो वो जो है बिहेव करता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, है ना। जब भी एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हो जाए, कम हो जाए, और सेल पोटेंशियल जो है ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। ठीक, तब देखो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़े थे कि ये जो हम लोग ये जो सेल देख रहे हैं, उसमें इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें रिडक्शन होता है। जब इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो जेडन जो है सॉल्यूशन में आने लगता है, Zn2+ बन के, और यहाँ पे जो Copper2+ है यहाँ पे जाकर डिपोजिट होने लगता है। इस तरह से Copper2+ का कंसनट्रेशन घटता है और Zn2+ का कंसनट्रेशन बढ़ता है ना। और ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल जो होता है, इसका पोटेंशियल जो है इसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है, इसका पोटेंशियल घटने लगता है, और एक स्टेज आएगा कि जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ये हम पहले भी पढ़े हैं कि यहाँ जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इसका जिंक का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इंक्रीज करता है, कॉपर के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना। और दोनों एक स्टेज में जाके इक्वल हो जाता है। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, सेल पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा और सेल वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग दिखाएं कि यहाँ पे हम एनोड का मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल है, कैथोड का हम पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहे हैं। ये क्या है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहे हैं। होता क्या है कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। एक पॉइंट पे आने के बाद दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, जहाँ पे सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब जब सेल पोटेंशियल 0 हो गया तब तो इसमें ये करंट फ्लो नहीं करेगा, तो अब उसको करंट फ्लो करवाना है, उसको फिर से उसी ओरिजिनल स्टेट में लाना है जिस स्टेट में पहले था। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जाता है ना, मतलब कि उसको रिचार्ज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी भी सेल को रिचार्ज करते हैं, उस समय वो सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी सेल रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल में जो सेल रिएक्शन होता है उसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन होता है। क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि जिंक जो है यहाँ से सॉल्यूशन में आ रहा है, कॉपर यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, मगर जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी ये बन जाएगा तो इसमें क्या होगा कि Zn2+ आयन नीचे सॉल्यूशन में आते चला जाएगा ना, मतलब ये तो यहाँ डिपोजिट हो रहा था पहले, मगर जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा तो जो जमा हुआ आयन्स है वो फिर क्या होगा, डिसोसिएट होकर सॉल्यूशन में गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में Zn2+ आयन सॉल्यूशन में आ गया है वो जाके जो है ये इस एनोड में जाकर डिपोजिट होने लगता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो जिंक का मेटल है उसमें जाकर डिपोजिट होने लगता है। इस तरह से यहाँ डिपोजिशन होता है, यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आता है, और फिर जो है वो क्या होता है, ओरिजिनल स्टेज में आ जाता है, जैसे पहले था उसी तरह का जो इलेक्ट्रोड में आ जाता है। इस तरह से फिर से इसमें सेल पोटेंशियल डेवलप होता है, फिर से सेल पोटेंशियल डेवलप होगा तो फिर इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, और फिर क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और फिर वो क्या होता है कि इस स्टेज में आ जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, है ना, सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। फिर इसको हम रिचार्ज करेंगे, है ना, फिर रिचार्ज करेंगे तो फिर जो है वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि कैसे जो है सेल वर्क करता है ना। तो ये हम लोग देखें अब क्या है कि सेल कितना तरह का होता है, तो सेल जो है 3 तरह का होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल किसको कहते हैं, तो वैसा सेल जो है, वैसा सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसको बार बार रिचार्ज नहीं किया सकता, एक बार यूज़ करने के बाद डेड हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, तो उस सेल को हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है क्या, तो प्राइमरी सेल ड्राई सेल, मरकरी सेल, इसका एग्जांपल है प्राइमरी सेल का, है ना। ये कैसा सेल होता है, तो इरिवर्जिबल सेल होता है ना, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको इरिवर्जिबल सेल भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेल क्या है, तो सेकेंडरी सेल जो होता है
ये क्या होता है सेकेंडरी सेल, तो इसको हम लोग क्या, इस सेल को हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और रिचार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेल को हम यूज़ किए तो डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज हो गया तो फिर इसको हम रिचार्ज किए, रिचार्ज करेंगे तो फिर जो है चार्ज हो जाने का फिर यूज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, मतलब इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रिवर्जिबल, ये रिवर्जिबल सेल का एग्जांपल है ना। इसमें क्या होता है, तो एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, जो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है ना। नेक्स्ट है क्या, फ्यूल सेल। नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा सेल जिसमें फ्यूल का कंबसन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको फ्यूल सेल बोलते हैं। वैसा सेल जिसमें फ्यूल का कंबसन करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, फ्यूल सेल बोला जाता है ना। तो एग्जांपल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो गया है ना। उसी तरह से मीथेन ऑक्सीजन का, कोई भी हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के भी जो है फ्यूल सेल बनाया जाता है। तो ये सबसे सक्सेसफुल फ्यूल सेल था, फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन इस तरह का होता है। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस पास कराते हैं, है ना। और यहाँ पे रहता है कि पोरस इलेक्ट्रोड रहता है ना। वही पोरस इलेक्ट्रोड में जो है, ये इधर एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया, यहाँ पे KOH एक्वस सोल्यूशन रहता है, ठीक। तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है फ्यूल सेल का, है ना। अब जब इसमें हम जैसे जोड़ते हैं तो इसमें सेल रिएक्शन होगा। तो सेल रिएक्शन क्या होता है कि वाटर OH कंबाइन करके H2OH कंबाइन करके H2 बनाता है, और जो ऑक्सीजन जो रहता है वो वाटर के साथ कंबाइन करके OH फॉर्मेशन करता है। एक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और ओवरऑल क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। H2 + O2 कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है ना। तो H2 और O2 कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या जनरेट होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, तो वाटर बनता है, याद रखना है ना। क्या रिएजेंट यूज किया जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, तो ये पॉल्यूशन फ्री होता है ना। इसका हमेशा ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, इसको हम लोग स्पेस में जो है, जो स्पेस में जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं ना, स्पेस में जो है पावर के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है इसको, क्योंकि हाईली एफिशिएंट है ना। हाईली एफिशिएंट मतलब कि क्या होता है कि ज़्यादा जो है, ज़्यादा एनर्जी को जो वर्क में कन्वर्ट करता है। जैसे 70 से 75% एफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि ये जो है अगर हम इसको 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो उसका 70% को क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है, और हाईली एफिशिएंसी इसका बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपोलो स्पेस इसमें जो है, जो मून में जाना रहता है, स्पेस में जाना रहता है, तो वहाँ पे जो है हम लोग एनर्जी के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है ΔG/ΔH होता है ना। ये हम लोग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है ना। ये कार्नोट इंजन से हम लोग निकालते हैं फार्मूला को, है ना। ΔG को यूजफुल वर्क भी बोल सकते हैं, ΔH को टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। जैसे किसी सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी होगा ये, और कितना एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुआ ये। तो ये जो हम लोग निकालते हैं इससे एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अगर हम एक्चुअली फार्मूला से जब हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमारा एफिशिएंसी कितना होता है, 0.9 मतलब 95% होता है। मगर एक्चुअल यील्ड कितना होता है कि हमको एक्चुअल जो हम पता चलता है वो 70% के लमसम में जो है इसका एफिशिएंसी होता है ना। कार्नोट इंजन से जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं वो हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी बताता है। उतना एफिशिएंसी किसी भी सब्सटेंस का उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होता है। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है ना। कोई भी जो है आइडियल इंजन का मतलब क्या कि जो उसका एफिशिएंसी है वो आइडियल माना गया है ना, उतना अगर वो एफिशिएंसी किसी भी सब्सटेंस का नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो एफिशिएंसी अगर हम फार्मूला से निकालते हैं तो 95% आता है, मगर एक्चुअल होता है कितना है, 70%। ये हो गया कैलकुलेटेड, मगर ऑब्जर्व होता है क्या, 70%, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि फ्यूल सेल देख लिए। अब हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे जो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, इसका रिएक्शन पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरी का क्या रिएक्शन होता है ना। ऐसा लेड स्टोरेज बैटरी का फंक्शन क्या है, तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है ना। हम लोग इसमें जो है गाड़ी उड़ी में जो है इसका हम यूज़ किया जाता है।
है ना। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सेकेंडरी सेल है ना। इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसका हमको कंस्ट्रक्शन जानना जरूरी है, कैसे बनता है ना, इसमें कौन कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक। एनोड लेड का बना रहता है, कैथोड जो होता है लेड का बना रहता है, मगर उसमें लेड ऑक्साइड का लेयर चढ़ा रहता है, ठीक है। लेड का है मगर लेड ऑक्साइड का लेयर है। और सल्फ्यूरिक एसिड 38% यूज़ करते हैं। ये जनरल कंस्ट्रक्शन है। मगर हम यहाँ पे एनोड और कैथोड सिर्फ एक लिए हैं। जब बैटरी जब लेते हैं तो बैटरी में एक एनोड और कैथोड नहीं रहता है। इस तरह से सीरीज में जो है एनोड कैथोड जुटा रहता है ना। तो इससे जो पोटेंशियल डेवलप होगा ये होता है 2.5 वोल्ट आता है, 0.5 वोल्ट आता है। मगर जो बार में जब एक इलेक्ट्रोड है, दो सेल आपस में एक सीरीज में जुड़ता है तो पोटेंशियल जो है बढ़ते चला जाता है। जितना हम इस तरह का सेल ज़्यादा जोड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल जो है बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फॉलोइंग सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन व्हेन सेल इज यूज्ड, व्हेन सेल इज यूज। अगर कौन कौन सा रिएक्शन होता है जो हम सेल को यूज़ करते हैं, ठीक। तो सेल को यूज़ करने समय जो रिएक्शन होता है वो दो होता है, एक एनोड में रिएक्शन होता है, एक कैथोड में। एनोड में क्या होता है, लेड और सल्फेट कंबाइन करके लेड सल्फेट बनाता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे यहाँ सल्फेट है, यहाँ पे क्या है, लेड है। लेड और सल्फेट आपस में क्या किया, कंबाइन किया और लेड सल्फेट बनाया। इसमें जो निगेटिव चार्ज था वो बाहर निकल गया। और जो एनोड कैथोड है, कैथोड में क्या है, लेड ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है। तो लेड ऑक्साइड यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड है, उससे सल्फेट और H प्लस है तो H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या इसमें चेंज होता है, लेड सल्फेट प्लस वाटर में, है ना। तो ये यहाँ पे लेड सल्फेट प्लस वाटर बनता है, यहाँ पे भी लेड सल्फेट प्लस वाटर बनता है। तो जब दोनों सेल को हम जब प्लस करते हैं तो मेरा ये रिएक्शन आता है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, इसको हम जोड़ दिए, इधर जोड़ दिए, तो ये सेल रिएक्शन हो गया है। यानी कि जितना भी सब केमिकल सब्सटेंस है वो कंबाइन करके लेड सल्फेट बनता है और वाटर फॉर्मेशन करता है, जिसका वोल्टेज क्या है 2.05 वोल्ट होता है, ठीक। अब यहाँ पे दोनों में क्या बना, लेड सल्फेट बना। तो जैसे ही लेड सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे लेड सल्फेट का एक लेयर चढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है, लेड सल्फेट का एक लेयर चढ़ गया। यहाँ पे भी क्या होता है, लेड सल्फेट का लेयर चढ़ जाता है ना। तो रिएक्शन के बाद जो है ये लेड सल्फेट और लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है ना। और जो है अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, लेड सल्फेट और लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा, तो ये जो सेल है डिस्चार्ज हो जाता है ना। इसमें जो है डिस्चार्ज होता है, इसमें सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिचार्ज करते हैं। तो रिचार्ज करने के लिए क्या किया जाता है, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो बाहर से हम बैटरी जोड़ दिया, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से जो है इसको हम जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देते हैं, जिससे इसको पोटेंशियल मिलता है। और इसमें क्या होता है, सेल रिएक्शन होता है, ठीक। और सेल रिएक्शन फिर से होगा। और अब जो सेल रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने के कारण इसमें रिएक्शन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो शुरू में क्या था, जब सेल जब हम जोड़े और इसमें सेल रिएक्शन हुआ तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा था। मगर जैसे ही इसमें पूरा का पूरा जो लेयर चढ़ गया तब ये डेड हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज होने के बाद फिर जब हम इसमें बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करके इसमें सेल रिएक्शन स्टार्ट कराएं, तो उस समय ये जो सेल होता है वो कैसा बिहेव करता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। हम लोग पहले पढ़े, जो एनोड में रिएक्शन हो रहा है ये क्या होगा, कैथोड में होगा। जो एनोड में रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे जैसे एनोड में ये रिएक्शन हो रहा है तो ये कैथोड में हमको देखना है ना। और उलट के देखना है, जैसे एनोड में जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम कैथोड में लिखना है ना। और क्या करना है, यहाँ जो एनोड में लिखा है उसको कैथोड लिख देना है ना। और जो उसमें जो रिएक्शन लिखा हो ना उसको उलट देना है, ठीक है। तो उलट दिए है ना, इधर इसको इधर लेते गए, इसको इधर लेते गए। उसी तरह से जो रिएक्शन कैथोड में है उसको हमको क्या लिखना है, एनोड में लिखना है, ठीक है। और इसको उलट देना है, इससे यहाँ पे प्रोडक्ट ये बना है ना। अब इसको हम लोग क्या करना है, लिखना है तो लेड सल्फेट प्लस वाटर इसमें छोड़ दिए, ठीक। तो इस तरह से जो है इसका सेल रिएक्शन हुआ है ना। ये हो गया क्या, रिचार्ज जब सेल यूज हो रहा था, सेल में केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था तब ये रिएक्शन हुआ। और डिस्चार्ज होने के बाद जब हम उसको रिचार्ज किए तब ये रिएक्शन हुआ है ना। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो राइट द सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द सेल इज रिचार्जिंग, या फिर राइट द सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सेल इज यूज्ड, है ना। सेल इज यूज्ड या सेल इज डिस्चार्जिंग, ठीक।
तो जब सेल को हम जो यूज़ कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। और सेल जब रिचार्ज करते हैं तो उस समय कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, ये होता है। सिर्फ तुमको एक को याद रखना है, ऊपर वाला को, और इसमें सिर्फ क्या करना, उलट देना है ना, दोनों को मत याद रखना है ना, एक को याद करो। देखो जितना प्रोसेस सब उल्टा है, एनोड का रिएक्शन कैथोड में हो रहा है, कैथोड का रिएक्शन एनोड में हो रहा है, और ये उलट के लिखना है ना। प्रोडक्ट भी देखो, इससे ये दोनों ये सब कंबाइन करके ये बना, इसमें क्या हो रहा है कि सब कंबाइन के लेड सल्फेट जो इधर बना हुआ है फिर इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वही प्रोसेस है ना। तो सिर्फ हम लोग क्या करना, उसी रिएक्शन को उलट देना है, उलटने के बाद एनोड को कैथोड बना देना, कैथोड को एनोड बना देना और रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। तो सिर्फ तुमको इतना से याद करना है, भले से बहुत बहुत बड़ा दिख रहा होगा मगर तुमको सिर्फ इतना से ही 2 लाइन याद करना है ना, इसको दो को फोकस करना है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसमें जोर दे रहे हैं ना। मगर नेक्स्ट जो है इसके बाद एक और इसमें सेकेंडरी सेल में आता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल या बैटरी बोलते हैं, है ना। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं किए। इसका वोल्टेज याद रखना 1.4 वोल्ट होता है। इसका यूज जो है वॉच में किया जाता है या फिर कैलकुलेटर में जो है निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी का जो है यूज़ करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है क्या, प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में फर्स्ट है क्या, ड्राई सेल, है ना, ड्राई सेल है, ठीक। इसको लेक्लांच सेल भी बोला जाता है। ड्राई सेल को हम लोग लेक्लांच सेल भी बोलते हैं ना। तो लेक्लांच सेल जो होता है इस साइंटिस्ट के नाम पे, लेक्लांच साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस सेल का डिस्कवरी किया, इसलिए इसको लेक्लांच सेल भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, इस फिगर को सिर्फ हमको फोकस करना है, इस फिगर को देखना है कि कैसा बना हुआ है। तो इसमें हम लोग सब लिख दिए हैं। इसमें क्या होता है, बीच में एक कार्बन का एक रॉड रहता है काला काला, है ना, जिसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, कैथोड होता है। इसके बाहर एक कंटेनर होता है ना, वो कंटेनर किसका बना रहता है, जिंक का बना रहता है। इसको जिनको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। इसके इस इलेक्ट्रोड के यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो MnO2 प्लस कार्बन यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट यूज किया जाता है, ठीक। तो ये हम लोग क्या इसमें केमिकल सब्सटेंस यूज किए, ठीक। तो ये केमिकल सब्सटेंस याद रखना है कि हम लोग कौन कौन सा केमिकल सब्सटेंस इसमें यूज किया जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज होता है, ठीक। इसमें क्या 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 याद रखना है कि कार्बन किस चीज़ का बना रहता है, कार्बन ये ग्रेफाइट, इसमें कैथोड कौन होता है, तो ग्रेफाइट का बना इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होता है ना। और एनोड कौन होता है, तो जिंक का कंटेनर एनोड होता है। एनोड किस चीज़ का बना रहता है, तो जिंक का बना रहता है। इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, तो मैग्नीज ऑक्साइड, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है। तो बस इतना ही। इसका सेल रिएक्शन हमको याद नहीं रखना है ना, इतना हमको दिमाग में रखना है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, रिएक्टर, ये सब जो है याद रखना हमको जरूरी नहीं है। सिर्फ हम लोग दिखा दिए हैं कि कैसे जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पढ़े हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक रिडक्शन होना चाहिए। वही इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और इसमें वोल्टेज जो जनरेट होता है वो 1.25 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक जनरेट होता है, ठीक है। अब इसमें हमको एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ भी जो अमोनिया, यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड हम ले रहे हैं, इसका तो फंक्शन हमको देख लिए कि सेल रिएक्शन में ये यूज हो रहा है, MN भी सेल रिएक्शन में यूज हो रहा है, जिंक भी जो है यूज हो रहा है। मगर ये जिंक क्लोराइड का क्या यूज है, जिंक का क्या फंक्शन, जिंक क्लोराइड का क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही सेल रिएक्शन होता है तो सेल रिएक्शन के दरमियान जो है हमको अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है, अमोनिया गैस जो है प्रोड्यूस होता है। जब अमोनिया गैस बनना स्टार्ट होता है तो अमोनिया गैस के चलते प्रेशर जो है बढ़ने लगता है कंटेनर में, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डेवलप होने लगता है। उस प्रेशर के चलते क्या होता है कि ये जो कंटेनर है वो फट सकता है, उसमें क्रैक हो सकता है ना। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें जिंक क्लोराइड डाला जाता है। तो जिंक क्लोराइड क्या करता है, जो अमोनिया बना हुआ है उस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसके चलते क्या होता है, प्रेशर जो है रिड्यूज हो जाता है। तो इसका काम क्या है, जिंक क्लोराइड का काम क्या होता है, इट रिड्यूजेज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये इसका क्या फंक्शन, क्या जो है जिंक क्लोराइड का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट है क्या कि इट डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, इसका लाइफ ज़्यादा नहीं होता, ड्राई सेल जो है ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। रीज़न क्या है, एज अमोनियम क्लोराइड, जो हम अमोनियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, विच आर एसिडिक,
वो एसिडिक होता है, जिसके चलते क्या होता है, कोरोड द जिंक कंटेनर, वो जिंक कंटेनर को खाने लगता है, मतलब उसको क्या कहता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। इवन इफ द सेल इज़ नॉट यूज, है ना, उस समय भी ये डिस्ट्रॉय करता है, जब सेल का हम इस्तेमाल नहीं करते रहते हैं उस समय भी ये क्या करता है, उसको कोरोड करते रहता है, उसको जो है उसका लेयर को जो है सड़ाते रहता है ना, उसके कंटेनर को सड़ाते रहता है। तो ये काम जो है करता है, इसीलिए जो है इसका लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है कि सेल रिएक्शन के दौरान क्या आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, आयंस बन रहा है, यानी कंसंट्रेशन हम टर्म इसमें यूज होगा। ठीक है, अब जब हम लोग नेक्स्ट सेल जो देख रहे हैं वो क्या है, मरकरी सेल है ना, ये तो ड्राई सेल हो गया। मरकरी सेल में क्या होता है, सेम इसमें भी क्या है कि हम लोग कार्बन का एक रॉड लेते हैं, जिंक का कंटेनर लिया जाता है, और इसके में जो है जिंक और कार्बन का पोरस, जिंक का हम लोग क्या लिए, एक रॉड, जिंक का कंटेनर लिए, कार्बन का रॉड लिए, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, और इसमें जो है हम पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पेस्ट यूज किया जाता है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका कंस्ट्रक्शन है ना। मान लिया कि मरकरी सेल के लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखे, बस इसी को लिखना है कि ऐसे होता है, इसमें कंटेनर रहता है जिंक का, इसमें ग्रेफाइट का कैथोड रहता है, उसमें जो है पेस्ट ये यूज किया जाता है, हो गया है ना। मगर ऐसा पूछेगा नहीं है ना, मगर तो जान लें आइडिया के लिए है। अभी इसकी क्या क्या यूज किया जाता है ये सब याद रखना कि क्या है क्या है क्या है, बस हो गया ख़त्म, इसमें और कुछ नहीं देखना है। अब जैसे सेल रिएक्शन लिख दिए हैं, हम लिख दिए मगर तुमको याद नहीं करना है सेल रिएक्शन, इस पे ज़्यादा माथा पेची हमको नहीं करना है ना। इस सेल रिएक्शन को हमको देखो, है ना, इससे कुछ कंक्लूजन निकलता है उसको हमको समझना है सिर्फ, है ना। जैसे जिंक है, मरकरी ऑक्साइड कंबाइन किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी बन रहा है, ये सेल रिएक्शन हुआ। इस सेल रिएक्शन के दरमियान तुमको ये नज़र आ रहा होगा कि कोई भी आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी आयंस का जनरेशन नहीं हो रहा है। ये क्या सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, लिक्विड है, मतलब कि जब सॉलिड सॉलिड और लिक्विड लिक्विड है सबका तो कंसंट्रेशन वन होता है। कंसंट्रेशन अगर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़े या आयन का कंसंट्रेशन घटे तो हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल में चेंजिंग आता है ना, पोटेंशियल जो है घटता बढ़ता है ना। मगर यहाँ का आयन का टर्म इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, कोई भी आयन टर्म आ नहीं रहा है। इसीलिए होता है क्या है कि ये जो सेल होता है हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज को देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये क्या देता है, क्योंकि इसमें सेल रिएक्शन के दरमियान कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग का कोई बात ही पैदा नहीं होता है ना। कोई कंसंट्रेशन में घट रहा है या बढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। कंसंट्रेशन जैसे घटता है तो उसके पोटेंशियल चेंज हो सकता है, मगर इसमें कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होने के चलते इसमें जो है कोई इसका जो वोल्टेज होता है, इसमें इसका जो वोल्टेज होता है हमेशा ही कांस्टेंट होता है ना, आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसके चलते इसका वोल्टेज जो है कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज कितना होता है, 1.35 वोल्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, मेरे को एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो सेल होता है थोड़ा सा पॉइजनस होता है, बहुत पॉइजनस हो सकता है या डेंजरस हो सकता है। इसलिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि यहाँ मरकरी का फॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड मरकरी का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है ना। तो क्या होता है कि सेल रिएक्शन में जो लिक्विड मरकरी का फॉर्मेशन होता है और ये जो लिक्विड मरकरी होता है डेंजरस होता है, इसलिए ये बहुत लॉन्ग लाइफ का बैटरी होता है। मगर ये इसमें एक डिमेरिट ये है कि ये पॉइजनस होता है ना। तो ये भी हम लोग को पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जिसको हम लोग को जो है कंसेप्ट से जो निकालना है ना, उसको समझना है सिर्फ। इसमें क्या है तो क्या बताएं कि मरकरी सेल क्या होता है, सेल है लॉन्गर लाइफ देन ड्राई सेल, ड्राई सेल से ज़्यादा लाइफ होता है। क्यों, बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस, इसमें कोई आयंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। ओवरऑल कोई आयंस नहीं बन रहा है, कोई आयंस नहीं बन रहा है तो कोई चेंज इन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। कंसंट्रेशन में चेंज होता है तो पोटेंशियल जो है घटता बढ़ता है ना, उसमें चेंजिंग आ सकता है। मगर इसमें कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, कंसंट्रेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं आया है ना। तो इसके चलते पोटेंशियल हमेशा ही क्या हो गया, इसका पोटेंशियल हमेशा ही कांस्टेंट होता है ना, एक कांस्टेंट वोल्टेज को देता है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, मरकरी सेल हैज लॉन्गर लाइफ देन ड्राई सेल बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस whose concentration may change. This cell give a constant potential throughout its life, है ना। जिसके चलते क्या होता है, ये जो है हमेशा ही
कांस्टेंट वोल्टेज देता है, पूरा लाइव वो जो एक कांस्टेंट वोल्टेज को देता है ना। रीजन हो गया क्यों? क्योंकि इसमें कोई आयंस का जनरेशन नहीं हो रहा। याद रखना, कोई भी आयंस का जनरेशन नहीं हो रहा, जिसके चलते रिएक्शन हमको याद नहीं रखना है, मगर इसको देख के हमको पता लग रहा है कि कोई आयंस नहीं जनरेट हो रहा है, कोई पॉजिटिव निगेटिव आयन जनरेट नहीं हो रहा है, जिसके चलते पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आयंस जनरेट होता है तो पोटेंशियल चेंज होता है, वो चीज़ इसमें नहीं आ रहा है। इसके चलते इसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है 1.35 वोल्ट। तो पूछ सकता है कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में किसका लॉन्गर लाइफ होता है? तो मरकरी का लॉन्गर लाइफ होता है। क्यों? जबकि इसका पोटेंशियल 1.5 है और इसका 1.35 है, तो ये लॉन्गर लाइफ क्यों होता है? तो रीज़न होता है क्या कि इसमें हमेशा ही जब भी सेल रिएक्शन होता है तो सेल रिएक्शन के दरमियान किसी भी तरह के आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और आयन के फॉर्मेशन नहीं होने के चलते इसका ये हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज को डेवलप करता है, और कांस्टेंट वोल्टेज हमेशा ही रहता है। इसलिए ये जो है लॉन्गर लाइफ होता है। जबकि इसमें क्या आयंस का जनरेशन होता है, इसके चलते वोल्टेज में क्या होता है, कम बेसी होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज में क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है। प्लस इसमें क्या है कि यहाँ अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जो कोरोड कर देता है क्या, मेटल इलेक्ट्रोड, है ना। इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा दिन तक ये टिकता नहीं है ना। तो ये डिफरेंस हो गया क्या, मरकरी और दोनों में डिफरेंस अंतर क्या देखा, देखो इसमें भी जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें भी कार्बन का रोड है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी जिंक का रोड है, इसमें भी जिंक है। अंतर सिर्फ इसका पेस्ट का, इसमें जो केमिकल सब्सटेंस लिए हैं वो है ना। इसमें क्या लेते हैं, मैग्नीशियम और KOH लेते हैं, ठीक है। इसमें लिया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, है ना। ये कंटेनर किसका रहता है, जिंक का रहता है। ग्रेफाइट का क्या रहता है, कैथोड किसका बना रहता है, ग्रेफाइट का बना रहता है। कौन सा कंपाउंड लेते हैं, MnO2, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये सारी बातों को जो हम लोग को ध्यान में रखना है ना। तो आपको जो है इसमें ये सब रिएक्शन नहीं याद रखना है ना, सिर्फ सेल का कंस्ट्रक्शन देखो क्या क्या इसमें यूज़ हो रहा है, इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन में देखना है ना। इसमें हम एक पॉइंट डेवलप किए कि इसका वोल्टेज कितना होता है, ये याद रखना है ना। नहीं, ये याद रखना है ना, भूल भी जाए तो उतना कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बात देख लेना है ना। क्या होता है, जिंक क्लोराइड का क्या यूज होता है, जिंक क्लोराइड क्या करता है, अमोनिया गैस जो जनरेट हो रहा है उसके प्रेशर को, उस जो प्रेशर उसके चलते जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर के चलते क्या होता है कि सेल फट सकता है ना। तो वो क्या करता है, अमोनिया जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके उसके प्रेशर को घटा देता है, जिसके चलते प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और सेल जो है, सेल में जो प्रेशर का इफेक्ट है वो घट जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट हम लोग ध्यान रखना है ना। तो ये हम लोग पढ़े लेड स्टोरेज बैटरी में, ये सेल रिएक्शन हमको याद रखना है ना। ये सिर्फ सेल रिएक्शन इस सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बाकी कुछ याद नहीं हो, मगर ये सेल रिएक्शन याद रखना है ना। इसमें दो प्रोसेस हुआ, पहले क्या हो गया, ये सेल रिएक्शन हुआ जिसके चलते इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव किया, है ना, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव किया। जब रिचार्ज करने लगे तो ये कैसा बिहेव किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव किया, है ना। तो ये रिएक्शन हम लोग को ध्यान रखना है ना। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों को देख रहे हैं। फ्यूल सेल क्या होता है, तो फ्यूल को हम लोग जलाने पे के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल के कम्बसन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको फ्यूल सेल बोलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो गया, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से फ्यूल सेल में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो वाटर बनता है ना। कैसा एडवांटेज क्या है, तो हाईली एफिशिएंट है और पॉल्यूशन फ्री होता है ना। अगर पोटेंशियल को हम क्या करें कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं सेल में वो 1.1 वोल्ट जो इसका पोटेंशियल उससे कम होता है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। मगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होता है, तो ये कैसा काम करता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। ये बस इतना ही, बस लिखने के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, मगर यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, बस इतना ही से हम 2 क्वेश्चन को डील करने के लिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ा है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट डे जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।